गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथबर है और आपको उस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा प्रीवियस वाला टॉपिक था एंजाइम था, एंजाइम सारा खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। फिर इसके बाद हमारा एक टॉपिक और बचा रह जाएगा न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आपका डीएनए और आरएनए आता है। इसके बाद हमारा ये जो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर है या डन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आएंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। पहले इस वीडियो को देख तो लीजिए, है कि नहीं? जब अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा प्राइमरी, बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्राइमरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है उसके अंदर। एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये रहा। तो चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं ना, कि इंट्रोडक्शन में आखिर में ये होते क्या है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का मतलब होता है कि इसे हो गया कि वे कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डायरेक्टली तौर पर प्लांट के अंदर क्या होते हैं, उसकी एक्टिविटी में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। उसके फिजियोलॉजिकल रोल में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल रोल मतलब डाइजेशन हो जाएगा, रेस्पिरेशन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन वगैरह होगा। इन सब प्रोसेस में जो प्राइमरी जो मेटाबोलाइट्स होते हैं डायरेक्टली तौर पर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, इसको तो उनको क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अब हमको चाहिए ऊर्जा चाहिए, ठीक, तो ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट द्वारा मिलती है। अब हमारे जो शरीर को अपने अंदर जो है कि सिक्योरिटी प्रदान करनी है, तो वो किसके द्वारा मिलती है, वो प्रोटीन द्वारा मिलती है। और जो हमारा इन एनर्जी को स्टोर कर रखना है, तो किस रूप में रहता है, वह आपका फैट के रूप में रहता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वे मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, कि जो हमारे शरीर की जो रोल होता है, मतलब इनके बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता। कुछ इस तरह से इनका जो है कि रोल होता है। ठीक है, और जबकि जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है। तो जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो जनरली फिजियोलॉजिकल में वो डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये हो गया। दूसरा ये हो जाएगा कि ये भी प्लांट के अंदर जैसे कि प्लांट को सुरक्षा वगैरह प्रदान करते हैं। और ये डिफेंस मैकेनिज्म मान लीजिए उसको हो जाएगा तुम्हारा आपका। फिर इसके बाद वो क्या कहते हैं उसको, ये मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा मतलब इनकी वजह से कोई प्लांट की ग्रोथ वगैरह पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अगर प्राइमरी नहीं रहेगा तो प्लांट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा करके हम देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये ओवरऑल होता है। फिर प्राइमरी में आपका हो जाएगा, प्राइमरी या डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फिजियो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन। थोड़ा सा इसको अच्छा से नहीं है, इटिसिम, ठीक है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। बिना इनके जो है कि प्लांट नहीं, प्लांट जीवित रह सकता, नहीं कोई एनिमल वगैरह जीवित रह सकता है। ठीक है, जबकि हमारे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनका फिजियोलॉजिकल में कोई खास रोल नहीं होता है। ठीक, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आप लिख सकते हैं, पिन हम चेंज कर ले रहे हैं, आर नॉट इन्वॉल्व इन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अपन यहाँ पे जी है ना, इसको आप हटा दीजिएगा। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेस्टिव बट इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये हो जाएगा।
तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, आपका ग्लूकोज का काम वगैरह हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, लिपिड वगैरह हो गया, ठीक है। डीएनए के बारे में अभी हम जस्ट सेकंड अभी पढ़ेंगे, एंजाइम के बारे में पढ़ लिया। ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को पढ़ते हैं कि ये प्राइमरी तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है, तो उसके बारे में हम सारा लिख सकते हैं अपने से। और एनसीईआरटी में भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, बहुत अधिक नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो पहले ये देख लेते हैं, पहले ये पाए कहाँ पर जाते हैं ना, फिर उसके बाद इसका कार्य वगैरह देख लेंगे तो हमारा हो जाएगा। तो आपका जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं तो आपका ओवरऑल सभी ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ना, वो आपका जनरली प्लांट में पाए जाते हैं, फंगस में पाए जाते हैं, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जो माइक्रो एनिमल होते हैं, उनमें भी ये क्या होता है? पाए जाते हैं। मान लीजिए प्लांट और फंगल में यही पाए जाते हैं, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट हो जाएगा, और क्या फंगल हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। इन सब जगहों पर ये मतलब इन सब में क्या होता है? सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, मतलब ये लोकेशन हो जाएगा कहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद इसका क्या कहते हैं जी, इसका कार्य वगैरह देख लेते हैं ना, वर्क, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इसका, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म या उपस्थित है उसका काम क्या है, ठीक। तो इसका फंक्शन हम देख लेते हैं, फंक्शन हो जाएगा तो आपका सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का हम लोग फंक्शन देख रहे हैं। पहला आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा डिफेंस मैकेनिज्म में, डिफेंस मैकेनिज्म में आप सोच रहे हैं कि डिफेंस का मतलब क्या होता है? डिफेंस का मतलब होता है किसी से अपने सुरक्षा प्रदान करना। ये शरीर के अंदर नहीं है, ये शरीर के बाहर होता है। जैसे एक प्लांट, एक आपको उसके बारे में जानते होगे, निकोटीन के बारे में। निकोटीन ये क्या होता है? हमारा एक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक। तो ये क्या होता है? ये प्लांट के लीफ में होता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म जाएगा उसको खाएगा, तो ये काम करेगा, उसके नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, ठीक। डैमेज कर देगा, तो जिससे वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो जिस वजह से उस प्लांट को कोई खाने के लिए नहीं आया, ठीक है। ये निकोटीन का क्या होता है? काम होता है। काफ़ी फेमस है निकोटीन, जो चाय वगैरह में भी पाया जाता है, चाय की पत्तियों में ना, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। और सेकंड आपका ये होगा, ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? पॉलिनेशन में। तो तब ये डायरेक्टली तौर पर फिजियोलॉजिकल रोल में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म, किसी बाहर से कोई जीव आ रहा है, उससे पौधों क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान करवा रहा है, ठीक, ये हो जाएगा। फिर पॉलिनेशन में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। जैसे एक कंपाउंड होता है एंथ्रासीन होता है ना, एंथ्रा एंथोसाइनिन नहीं एंथोसाइनिन होता है ना, यहाँ पर लिखिए। ये क्या होता है? कलर कंपाउंड होता है। तो जो कीट पतंगों, जो हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उनको क्या करता है? उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से, जिस वजह से पॉलिनेशन में क्या करता है? भूमिका निभाता है। तो पौधे इसकी वजह से क्या होता है? पॉलिनेशन अपना करते हैं। और थर्ड आप लिख सकते हैं इसमें, इसके द्वारा हमको, ह्यूमन को क्या फ़ायदा होता है? तो हमें जो होता है कि ड्रग वगैरह प्राप्त होता है, तो इसको लिख लीजिए आप, फार्मास्यूटिकल मतलब फील्ड में, या फिर आप कहिए कि इसको, इसके द्वारा हमें दवा प्राप्त होती है, जैसे आपका एक मॉर्फिन एग्जाम्पल है। इससे हमें पेन किलर प्राप्त होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब पौधों के अंदर इसका उतना रोल नहीं रहेगा, लेकिन इसके द्वारा पौधे के बाहर बहुत अधिक क्या आता है? रोल आता है, जैसे मॉर्फिन वगैरह होता है। तो इसके द्वारा हम उसको निकाल कर क्या बनाते हैं? उसका पेन किलर बनाते हैं, जो हम ह्यूमन के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। पेन किलर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे कुछ जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कुछ इस तरह का केमिकल रिलीज करते हैं, कि जो अपने साइड वाले प्लांट होते हैं या फिर उसके नीचे वाले प्लांट होते हैं, उसको मार देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। तो इन सब के बारे में आप लोग वहाँ पढ़ेंगे, जब आप कक्षा 12 में जाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में है, तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, कि ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि इस तरह केमिकल रिलीज करते हैं कि आसपास वाले प्लांट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाए, ताकि वो जो भी फूड मटेरियल उसके पास जमीन के अंदर है, वो इसी का यूज कर सके, ठीक है। नहीं तो वो रहेगा तो वो भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा। तो इसमें भी क्या करता है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करता है? हेल्प करता है। ये आपका मॉर्फिन हो जाएगा, पेन किलर में हेल्प करता है। फिर एक और लिख सकते हैं, ऑयल वगैरह जो होते हैं ना, ऑयल, इसको हम इंडस्ट्रियल फील्ड में क्या करते हैं? यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल फील्ड में जाहिर सी बात है कि हम यूज करेंगे,
ठीक है ये। तो इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज़ किया जाता है, तो इसके द्वारा बहुत सारे क्रीम वगैरह हो गए, ये सब चीज़ क्या होता है बनाया जाता है। ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म की यूज़ हो गया। मतलब इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मतलब वो जो भी कहने का मतलब है, उसका मतलब यही है कि हाँ, इन सब में क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है? तो आइए चलते हैं एनसीईआरटी का पोर्शन देखते हैं और इस टॉपिक को डाइव करते हैं। बहुत बड़ा तो है नहीं, छोटा-सा टॉपिक है। देखिए ये आपका हो जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। देखिए यहाँ पहला पॉइंट दिया हुआ है, बायोमॉलिक्यूल्स अगर हम लिस्ट बनाते हैं तो उसमें 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएँगे, जैसे अमीनो एसिड हो जाएगा, शुगर, ईटीसी हो जाएगा। फॉर दैट आर गिवन 9 पॉइंट इतना में जो भी हम आपको टेबल दिखाएँगे, जैसे कि ये आपका टेबल है ये, ठीक है जी। क्या ये आपका क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा, ये आपका लिपिड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डीएनए से जो भी डीएनए के कंपोनेंट वगैरह हैं, ये सब हो गए, ठीक? तो ये सब क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो आगे देखिए क्या लिखा गया है। ETC we can call these biomolecules as metabolites in animal tissue. One notice the presence of the search category of compounds so is called primary क्या, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ये हो जाएगा। However, when the one analyze plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compound other than these, ठीक है ये। मतलब जब हम फंगल वगैरह प्लांट, ये प्लांट फंगल एंड माइक्रोबियल सेल को एनालाइज करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी दिखाई देते हैं। जबकि जो एनिमल सेल में होता है जनरली क्या उपस्थित होता है, केवल प्राइमरी उपस्थित होता है, सेकेंडरी बहुत कम मात्रा में, और जो भी छोटे ऑर्गेनिज्म होता है केवल उन्हीं में उपस्थित होता है, बड़ों में नहीं उपस्थित होता। जैसे कि ये आपका एल्कलॉइड हो जाएगा, फ्लोराइड हो जाएगा, रबर हो जाएगा, एसेंशियल ऑयल हो जाएगा, एंटीबायोटिक्स हो जाएगा, कलर पिगमेंट, स्कैंड, गम स्पीसीज, ये सब क्या होता है, उपस्थित है। इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे 9.3 का टेबल है, इसमें देखिए ये सब होता है। आगे देखिए क्या है, वाइल प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव द आइडेंटिफिएबल फंक्शन एंड प्ले नो रोल इन द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। मतलब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका काम हम लोग जानते हैं कि हाँ, ग्लूकोज है उसका ये काम है, प्रोटीन है उसका ये काम है, लिपिड है उसका ये काम है, ठीक है, ये हो जाएगा। डीएनए है उसका ये काम होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका बॉडी में हम ज़्यादा रोल जानते नहीं हैं, या फिर बहुत कम मात्रा में रोल होता है। तो आगे देखिए क्या लिखा है, वी डू नॉट एट द मोमेंट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द ऑल ऑफ द सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। मतलब हम सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का रोल नहीं जानते हैं इन होस्ट ऑर्गेनिज्म, हानेवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन, ठीक है। जबकि बहुत सारे ऐसे जो उसमें कंपाउंड उपस्थित होते हैं जो ह्यूमन के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। जैसे कि आपका रबर हो जाएगा, रबर का यूज करते हैं हम बहुत सारे, जो भी वो रबर बनाता है उसका हम अपने लिए यूज करते हैं, ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है, पिगमेंट वगैरह का यूज करते हैं। तो इस सब का यूज हम अलग अलग अपने यूजफुल के लिए करते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड के ऊपर, ठीक, ये हो जाएगा। बाकी इन सब के बारे में द सम सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हैव द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, देखिए क्या होता है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोग कक्षा 12 में आप लोग पढ़ेंगे, मतलब यहाँ नहीं दिया हुआ है लेकिन आगे चल कर आप लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एक पिगमेंट दिया हुआ है, कैरोटीनॉइड्स जाएगा, एंथ्रोसाइनिन जाएगा। तो जो हमारा एंथ्रोसाइनिन होता है इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज होता है उसमें पॉलिनेशन में हेल्प करता है। देखिए मॉर्फिन दिया हुआ है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पेन किलर बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारे अलग-अलग कामों में इसका यूज़ होता है, जैसे ऑयल वगैरह होते हैं। ऑयल वगैरह का यूज़ हम करते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में, क्रीम वगैरह बनाने के लिए। रबर वगैरह हो गया, गम वगैरह, ये सब यूज़ हम कहाँ करते हैं, अपने इंडस्ट्रियल फील्ड में यूज़ करते हैं। सब काम आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये था हमारा जो है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो समझ में आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए, दैट इज़ अ न्यूक्लिक एसिड, ठीक। कैसे पहले डीएनए क्यों कहते हैं उसको, आरएनए क्यों कहते हैं, इन सब के बारे में प्रॉपर से डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए। हाँ, हम दोनों कहीं पे एक दिन मिल जाएँगे किसी मोड़, है कि नहीं?